बैक फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम समझने वाले अबाउट चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री क्लास 7th, दैट इज़ द बुक ऑफ एनसीईआरटी प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। सो बेसिकली गाइस, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे कि क्या बताना चाहा है हिस्ट्री के बारे में, और कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो बेसिकली चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, ये चैप्टर नंबर 2 है। और गाइस, हम लोग एक टास्क है कि हमको जो है पता करना है आज कि ये जो फ़ोटो यहाँ पे दी गई है तो एक्चुअली किसकी है। ठीक है गाइस, तो हमको ये फ़ोटो पता करना है। और अगर आपको पता चले तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये फ़ोटो एक्चुअली किसकी है, कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और इसका हिस्ट्री क्या था, बस इतना ही पता करना है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे हमको बेसिकली बोला है पहले टॉपिक में कि बहुत सारे नए नए जो डायनेस्टी है, मतलब वो उभर के बाहर आए थे बिटवीन 7th to 12th सेंचुरी का जो पीरियड था अपने इंडिया का। इसमें बहुत सारे नए नए डायनेस्टीज़ बन के आए थे। मतलब मैंने आपको पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि इसके पहले जो भी सेंचुरीज अपने जो अपने टाइम पीरियड था उसमें जो भी मतलब राज्य होते थे वो काफ़ी स्टेबल हुआ करते थे, तो मतलब बहुत सालों तक चलते थे वो। उसके बाद क्या हुआ कि डायनेस्टीज़, मतलब इतने सारे एम्पायर आ गए कि मतलब सबके आपस में इतने सारे क्लैश होने लगे कि ऑब्वियसली हर कोई एक जो एम्पायर है वो अनस्टेबल होने लगा धीरे धीरे, और बहुत सारे नए नए डायनेस्टीज़ बनने लगे। तो बेसिकली हमको इस यहाँ पे बताया है कि ये मैप आपको देखना है। इस मैप में मतलब हमको देख के पता करना है कि कौन से अलग अलग डायनेस्टीज जो है वो हमको मिला है 7th to 12th सेंचुरीज में। और यहाँ हमको कुछ टास्क भी दिया है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे पहले एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो ये लाइन हमको मिली है ये वाली, ये फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स है, मतलब कि ऑलमोस्ट ये फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं कि इनकी डायनेस्टी रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब ऑलमोस्ट ये जो बॉर्डर पड़ गया है ना। जैसे कि देखो आप, ये जो है परमारस के जो है डायनेस्टी है इतना एरिया में, और नीचे राष्ट्रकूटास की डायनेस्टी है, और उनका जहाँ पे मिक्सचर हो रहा है, जहाँ पे मिलन हो रहा है, वहाँ पे ये बाउंड्री एक तरह से बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी है। सबसे पहले ऑलमोस्ट हमको वेस्ट में जो है एक डायनेस्टी, इसका नाम है अरब ऑफ मंसूरा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर हमको वेस्टर्न साइड में ऑलमोस्ट हमको मिलता है अरब ऑफ मुल्तान। ओके, फिर यहाँ पे एक साइज करके भी एक डायनेस्टी है। ठीक है, फिर ये अपना इंद्रप्रस्थ, जिनको पता नहीं, वैसे तो वैसे सबको पता होना चाहिए वैसे। इंद्रप्रस्थ का जो है उसका मतलब दिल्ली होता है। ठीक है, ये दिल्ली का पुराना नाम था। तो यहाँ पे चाहमनास का रूल था। उसके बाद अपना गुर्जर प्रतिहारस थे थोड़ा बहुत मिडल में। फिर चांडेलास, ये भी हैं हमारे। उसके बाद ये अपने जगहों का नाम है कन्नौज, प्रयाग, बनारस। और ये हमारा अनर्ता। फिर ये अपने पालास, काफ़ी नाम सुना होगा इनका आपने, पालास का। उसके बाद यहाँ पे हमारा उत्कल है, ये अपना गंगा है, अपने जगहों का नाम है। और ये अपना है राष्ट्रकूटा, इसका तो आपने नाम सुना होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए कितना बड़ा डायनेस्टी है ये। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली साउथ ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं था, साउथ ऑलमोस्ट हर बार सेम था। चोलास, चेराज और पांड्याज, याद रखना है आपको। साउथ में कौन कौन का राज था, तीन ही थे में बेसिकली, चोलाज और पांड्याज और चाराज। बीच में पल्लवास भी आए थे, वो भी आएंगे ऐसा उसमें बोला है। और ये था अपना डायनेस्टी। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो फ्रेंड्स, हमारे इस टॉपिक का नाम है द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। तो बेसिकली जैसे हमने भी डिस्कस किया कि बहुत सारे जो नए नए डायनेस्टी है वो आ गए थे, मतलब 8-7 सेंचुरी की बाद से। तो आखिरकार इतने सारे डायनेस्टी आ कहाँ से रहे, इतने सारे नए नए जो एम्पायर्स है वो कैसे आ रहे हैं, मतलब कोई तो रीज़न होगा। तो वो हमको समझाया है इसमें। बेसिकली बोला है, हमको एक वर्ड बताया है, समन्ताज। अब देखो, आप में से जिन्होंने चैप्टर 1 का वीडियो देखा होगा मेरा, या चैप्टर 1 पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि समन्ताज एक्चुअली कौन थे। समन्ताज जो थे वो एक्चुअली वो लोग होते थे जो मतलब किंग को सपोर्ट करते थे बाय देयर मनी पावर और ऑल्सो देयर मिलिट्री पावर। ठीक है, मतलब इनके पास जो है बड़ी बड़ी आर्मी हुआ करती थी, और ये जो है किंग को सपोर्ट करते थे बाय, मतलब उनको मिलिट्री का प्रोवाइडेंस दे के। और यहाँ तक कि उनके पास मनी पावर भी थी, तो किंग इनको जो है अपने सबॉर्डिनेट्स, यानी कि एक तरह से अपने चीफ्टेंस की तरफ से देखते थे इनको, और काफ़ी ज़्यादा साथ रहते थे इनके। और मतलब ये जो समंताज थे ये अपने किंग के लिए जो है मतलब मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे, और उनके कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे, और उनके लिए गिफ्ट भी लाएंगे। तो आपको याद रखना है कि समंताज एक्चुअली क्या क्या करते थे। तो इनको जो है
एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स, ये याद रखना, ये 3 पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, तो समंतस का ये 3 काम था, गिफ्ट लाना किंग के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, और उनके कोर्ट में प्रेजेंट रहना, और साथ ही साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट भी देना। उसके बाद समंताज मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे ही समंताज धीरे धीरे पावर गेन करते हैं, ज़्यादा पावर गेन और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करते हैं अपने पास, तो वो जो है अपने आप को महासमंता के नाम से कहलाने लगते हैं अपने आप को। जैसे कि अब आपके कोई भी आप जॉब करते हो, कोई भी आप काम करते हो, तो कुछ टाइम के बाद आप उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप उसमें मतलब माहिर हो जाते हो, तो एक तरह से आपकी जो पोस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे होता है कि वो अपने आप को महासमंता कहलाने लगते हैं, या फिर इसका नाम है महामंदेश्वरा, मंदलेश्वरा। ठीक है, महामंडलेश्वरा नाम कहलाते हैं लोग अपने आप को। इसका बेसिकली मतलब होता है महामंडलेश्वरा का द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ द रीजन, मतलब उस एरिया का सबसे बड़ा लॉर्ड, सबसे बड़ा इंसान। ठीक है, तो ये जो है मतलब एक बार जब ये महासामंता बन जाते हैं तो ये अपने आप को मतलब इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत बार सक्सेसफुल होते हैं, बहुत बार सक्सेसफुल नहीं भी होते, कि जैसे कि देखिए चैप्टर 1 में आपने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ा होगा या जिन्होंने वीडियो अटेंड किया होगा उनको पता होगा कि देखिए उसमें एक पॉइंट था, वहाँ पे लिखा था कि जब महासामंताज जो हैं, जब वो महासमंताज का जो एक तरह से जो उनके जो समंताज होते थे, जब उनका जो राजा होता था, जब वो कमज़ोर पड़ जाता था ना, जब वो राजा कमज़ोर हो जाता था, तो ये समंताज जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते थे। कि मतलब अब देखो आप खुद ही दिमाग लगाओ, अगर आपका जो भी रूलर होगा, आपका जो भी ऊपर का लेवल का आदमी होगा, जब वही आपके मतलब जब वही चीज़ों को सही से संभाल नहीं पाएगा, तो बेसिकली आप उसके से तो नहीं करेंगे ना। आप ट्राई करेंगे कि आप कुछ धीरे धीरे ओवरकम करें, है ना, आप धीरे धीरे कुछ अपने आप से इंडिपेंडेंट बने। तो यहाँ पे वही रीज़न था। ऐसा कोई मतलब क्या बोलते हैं, धोखाधड़ी नहीं करते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, राजा को मरवा दिया, ये ऐसा कुछ नहीं था। वो सिंपली अपने आप को राजा से इंडिपेंडेंट कर देते थे और खुद अपनी लाइफ जीते थे। उसमें हमको आगे बताया गया कि ये कैसा करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमको यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल देखे रखा है कि जैसे कि राष्ट्रकूटा जो है, जो कि डेक्कन में जो हमने भी ऊपर देखा मैप में, जो राष्ट्रकूटा को जो बहुत सबसे बड़ा जो है अपना एम्पायर उस टाइम पे, वो कैसे बना था। बेसिकली क्या था कि वो जो राष्ट्रकूटा जो थे ना, वो सबॉर्डिनेट्स थे किसके, चालुक्यास के, मतलब ये एक तरह से समंता थे किसके कोर्ट में, चालुक्यास के कोर्ट में, जो कि नीचे थे साउथ में। ठीक है, और ये आपको याद रखना कि राष्ट्रकूटास एक्चुअली इनके ओरिजिन क्या था, ये थे सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यास। और मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ, डंटी दुर्गा नाम का जो था इनका, इनके में से एक राष्ट्रकूटा चीफ, मतलब हर इनका चीफ बनता होगा तो इनका एक चीफ रहा होगा जिसका नाम था डंती दुर्गा। ये जो है ये राष्ट्रकूटा चीफ था। इसने क्या किया, इसने एक तरह से अपने चालुक्य रूलर को जो है इसने ओवरथ्रो कर दिया, मतलब शायद रूलर बीच में कमज़ोर पड़ी होगा, या फिर एक तरह से महासमंता बन गया होगा, बहुत ज़्यादा पावर आ गई होगी इसके पास भी। तो बेसिकली इसने रूलर को जो है मतलब ओवरकम कर दिया इसने। अब देखो, रूलर्स को जो मिलिट्री पावर है वो तो यही देंगे, ठीक है। तो अगर रूलर के पास मिलिट्री पावर ही नहीं रहेगी, ये लोग तो उसको मिलिट्री पावर देंगे ही नहीं, तो बेसिकली रूलर तो कोई काम का नहीं है ना, वो तो बस अकेला इंसान रहेगा ना, खाली वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो बेसिकली इन्होंने अपने जो रूलर्स को है हटा दिया और खुद रूलर बन गया, और उसका नाम था, इसके क्लैन का नाम था राष्ट्रकूटास। तो आपको याद रखना है, इसने चालुक्य को ओवरथ्रो कर दिया था। और इसने जो है एक रिचुअल, यानी कि इसने एक तरह से एक क्या बोलते हैं रिचुअल इसने परफॉर्म किया। ठीक है, तो बेसिकली उसका नाम उस रिचुअल का था, आपको याद रखना है, हिरण्य गर्भ। गर्भ, हिरण्य गर्भ नाम है उसका। यहाँ पे ये लगाते हैं साले अंग्रेजी लोग। बेसिकली इसका नाम है हिरण्य गर्भ। तो ये है अपना इसका रिचुअल का नाम। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि कोई भी मतलब जो आदमी होता है, कोई भी इंसान होता है, वैसे इसमें आदमी होते हैं, तो वो क्या होता है एक तरह से कोई रिचुअल परफॉर्म करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ब्राह्मण होते हैं वो रिचुअल को परफॉर्म करवाने के लिए, उनके लिए मतलब पूजा पाठ के लिए। तो इसमें ये होता है कि इंसान जो है ना, एक तरह से लोग मानते हैं कि ये इंसान जो है अब आगे जाके रीबर्थ करेगा, मतलब ये वापस से पुनर्जन्म लेगा। और एक तरह से उसके बाद पुनर्जन्म लेने के बाद इस रिचुअल के हिसाब से वो क्षत्रिय बन के आएगा। मतलब वो कोई भी जात का हो, कोई भी वर्ग का हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, छोटे जात का हो, कुछ भी हो, लेकिन अब अगली बार जब वो पैदा होगा तो क्षत्रिय बन के पैदा होगा। तो रूलर तो ऑब्वियसली क्षत्रिय होने चाहिए, ऐसा आपको पता ही था। तो यह था, हालांकि आगे जाके इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि रूलर सिर्फ क्षत्रिय ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे वो था। और अदर केसेस मतलब कि अगर ये रिचुअल अगर परफॉर्म नहीं करवाई गई, तो क्या करते थे कि जो भी लोग होते थे वो क्या करते थे, वो अपने मिलिट्री स्किल को जो है मतलब कार्व आउट करते थे आउट ऑफ किंगडम।
ये मैंने आपको बताया, ये लोग अपनी मिलिट्री स्किल्स जो है मतलब यूज़ करते थे राजा को हटाने के लिए। जैसे कि इसका इसका एग्जाम्पल है जो कि है कडम्ब मयूराश्रमन। ये इंसान था जो, और जो गुर्जर प्रतिहारा जो चंद्र थे, ये ब्राह्मण थे। जो आपने गुर्जर प्रतिहारा का जो आपने देखा, आपने जो अभी गुर्जर प्रतिहारा का आपने आपने जो देखा होगा ऊपर ये मैप में, वो एक्चुअली कौन थे, मतलब वो थे अपने, ये सब ब्राह्मण थे अपने, ठीक है। तो इन्होंने जो है मतलब एक तरह से अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को इन्होंने गिव अप कर दिया, मतलब। और फिर इन्होंने मतलब जो है हथियार उठा लिए, शस्त्र उठा लिए, और ये जो है अपना नया किंगडम बना दिया इन लोगों ने कर्नाटका में और राजस्थान वाले एरिया में। जो थे गुर्जर प्रतिहारा यहाँ पे थे राजस्थान में, और दूसरा वाले कर्नाटका में थे। तो ये था इस टॉपिक के बारे में। अगले टॉपिक पे अगर हम जाएंगे, तो इस टॉपिक में हमको बता रहे हैं अबाउट द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। तो ये टॉपिक के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं इसमें। तो हमें इस टॉपिक में बताया गया है कि उस टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे, मतलब वो एक तरह से अपने आप को सिर्फ राजा नहीं, वो अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स के नाम से पुकारना पुकारना पसंद करवाते थे, मतलब। जैसे कि नॉर्मल राजा उनको बोलना पसंद नहीं था, तो वो लोग अपने आप को कुछ अलग दिखाने के लिए, यूनिक दिखाने के लिए लोग अपने आप को बोलते थे, बुलवाते थे, जैसे कि महाराजा, महाराजा धीराज। या आपने बहुत सारे कार्टून्स और शो में देखा होगा महाराजा धीराज नाम वाला। फिर त्रिभुवन त्रिभुवन चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट, ये सब आपने नाम सुने होंगे। और फिर बाद में उन सबका मतलब भी दिया है कि जैसे त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। फिर बाद में और बहुत सारे नाम होते थे। तो इस क्लेम्स में मतलब क्या था कि वो बहुत सारे जो अपने पावर, आपको पता है कि समंता के साथ शेयर करते थे। तो देखो उस टाइम पे ऐसा था कि एक तरह से राजा सब कुछ नहीं था, राजा के साथ जो समंता उसको सपोर्ट कर रहा है वो भी बहुत बड़ी पावर का वैल्यू होता था उसका, ठीक है। तो बेसिकली उनका पावर शेयर करते थे विद समंता एज वेल एज विद एसोसिएशंस वॉज पीजेंट्स ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ईच ऑफ दी स्टेट्स रिसोर्सेज में, अब देखो जैसे कैसा बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि उस टाइम पे जो है मतलब टैक्स कलेक्शन यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन तो उस टाइम पे भी होता ही था। तो वो लोग पीजेंट से, कैटल कीपर से, आर्टिसन से, जो भी मतलब अपने आप से पैसा कमाते थे उन लोग से, मतलब वो एक तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनसे, कलेक्ट करते थे पैसा जाके। तो इसको लोग रेंट भी बोलते थे, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारा जो होता था कि ज़मीन दूसरों का होता है तो उस पर आप काम करोगे तो जैसे वो रेंट हो गया, ठीक है। तो वही था। अब रेवेन्यू जो है वो मतलब ट्रेडर्स से भी कलेक्ट किया जाता है, ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेडर्स पैसा कमा रहे तो उससे कोई रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा, उससे भी वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करवाते ही थे। अब ये जो रिसोर्सेज है, इसको वो लोग यूज़ करते थे। ये जो भी टैक्स कलेक्ट होता था वो कोई खाता पीता नहीं था इसका, इसका एक अच्छा यूज़ होता था। ये बात की संतुष्टि राजा दिलवाता था कि बेसिकली वो क्या करता था कि वो राजा जो है वो बैटल सेटल अच्छे तरह से वो सेटल हो जाए उस जगह पे, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो वो सही से रह सके। तो ये होता था। और दूसरा कि ज़्यादातर से वो बड़े बड़े फोर्ट्स यानी कि किले और ये टेम्पल्स वगैरह बनवाते थे राजा जो होते थे, जो आज हमको दिखते हैं कि 1000 2000 सरब लगाना, जो भी टेम्पल्स हैं वो सब वो लोग बनाते थे उस टाइम पे, वो पैसा को कलेक्ट करवा के। और इन पैसों का वो यूज़ करते थे कि वॉर्स में भी, जैसे कि जो सैनिक हैं उनको खाना खिलाने के लिए जो पैसा लाएगा, पैसा लाने चाहिए, लाने वाले हैं। फिर उनके लिए आर्मर्स के लिए जो पैसा चाहिए, आर्मर बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए जो उनको पैसा चाहिए, ठीक है, हाथी घोड़े के लिए जो भी पैसे चाहिए, तो वो सब पैसा वो लोग यहाँ से यूज़ कर लेते थे, इन सबको अच्छी जगह पे यूज़ करते थे वो लोग, मतलब अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे। एक तरह से मतलब अपने साम्राज्य के फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे वो लोग। और ये जो है मतलब इसके रिटर्न में आपको अच्छा खासा मतलब एक्विजिशन भी मिलेगा। जैसे कि देखो अगर एक राजा है, आप बेसिकली समझो जैसे कि ये जो एक पट्टी है, ये यहाँ पे एक किंगडम है। अब ये जो नॉर्मल ब्लू वॉलेट पट्टी है, वॉलेट वाली, ये दूसरा किंगडम है। अब अगर मान लो ये जो एरिया है, अगर इसने इस पर अटैक मार दिया, तो बेसिकली अगर ये इस पर जीत गया, तो ये जो भी पूरा लैंड है ये एक तरह से मान लो इनका ही हो गया ना। तो ये लोग अगर चाहे तो अपना जो भी फ्लोरिशमेंट है, जो भी नया काम है वो लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके लोग अपना ज़मीन वमीन बढ़ाते थे और ये सब करते थे। तो बेसिकली यही था इसमें कि कैसे टैक्स कलेक्ट होता था, टैक्स कलेक्ट क्यों करते थे, उसका क्या यूज़ था, किन से टैक्स कलेक्ट करते थे। और बेसिकली यहाँ पे बोला है कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये लोग अपने बहुत दिमाग वाले काम करते थे। जैसे क्या करते थे ये लोग, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ को लोग यूज़ करते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। मतलब ये लोग किसी को भी टैक्स नहीं कलेक्ट करवाते थे, ऐसा नहीं बोलेंगे भाई काम करो तुम जाके कल टैक्स कलेक्ट करके लाओ सबका। वो लोग ऐसे लोगों को बोलेंगे जिनका बहुत दबदबा है शहर में, जैसे कि देखो कोई बहुत बड़ा जमींदार हो, कोई बहुत बड़ा कहीं का वहाँ पे मान लो जाना माना हस्ती होगा, तो उसको वो लोग बोलेंगे भाई कि तुम जाके टैक्स कलेक्ट करके लाओ, ताकि हम जो भी है अपना मतलब साम्राज्य को फैला सके। तो बेसिकली वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, और इनमें से बहुत ज़्यादातर से लोग तो उनके रिलेटिव्स ही होते थे,
जैसे कि राजा का कोई दूर का संबंधी हो गया, कोई दोस्त हो गया, तो उसको लोग यूज़ करते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये था। और अगर हम अगले टॉपिक पे जाएं तो उसका नाम है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो इसमें हमको बोला गया है कि प्रशस्ति जो है मतलब वो बेसिकली कोई भी डिटेल जो लिखते हैं कहीं भी बुक में रिकॉर्ड में डालते थे, तो वो लोग बेसिकली लिखते थे ऐसा कि ताकि उनके रूलर्स के बारे में पूरी तरह से लोगों को पढ़ने वालों को पता चल जाए कि रूलर्स एक्चुअली क्या था। और काफ़ी ज़्यादा था ये रूलर्स को वैल्यू और तरह से दिखाते थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बोला है कि वेलियंट यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, शौर्य, है ना, वीर, वॉरियर्स, एक तरह से योद्धा तरह से दिखाते थे ये लोग, जाबाज जीतने वाले योद्धा के जैसे एग्जाम्पल दिखाते थे। और ये जो है मतलब लर्नड मतलब जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे जो ब्राह्मण होते थे, वीर पाठी जो होते थे, उन्होंने मतलब ये सब लिखा है। तो बेसिकली सब लोग ऑब्वियसली बिलीव करते हैं, सब सही भी था। और आगे हमको उन्होंने एक छोटा सा केस दिया है यहाँ पे, द अचीवमेंट्स ऑफ नागा भट्टा। तो अचीवमेंट्स ऑफ नागा भट्टा एक्चुअली क्या था, तो नागा भट्टा का बारे में यहाँ पे हमको कुछ छोटा सा बताया गया है। हालांकि ये साइड स्टोरी है पर हमको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। तो यहाँ पे एक छोटा सा इसके बारे में जो है हमको इसका कुछ वैल्यू मतलब इसका जो है वॉरियरनेस हमको दिखाया है जिसने भी लिखा है इस प्रशस्ति में। इसमें लिखा है कि जो नागा भट्टा जो था, जो कि मतलब बेसिकली एक प्रतिहारा किंग था, तो कैसे मतलब उसके जो है मतलब कारनामे थे। तो यहाँ पे दिखाया गया कि जो किंग ऑफ आंध्र, जो मतलब आंध्र के राजा थे, सिंध के राजा राजा थे, विदर्भा के जो राजा राजा थे, और जो कलिंग, ये सब के जो राजा थे, मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा जो होते थे, ये सब इसके सामने घुटने टेक देते थे। ये सब फेल बिफोर हिम इवन ही वॉज अ प्रिंसेस। वो तो सिर्फ राजकुमार था, मतलब नागाभट्टा जो है वो बस एक राजकुमार था। फिर भी जितने बड़े बड़े जो किंग्स थे मतलब जगह जगह के एम्पायर के, वो सब इसके सामने घुटने टेक देते थे। और इसने जो है मतलब विक्ट्री मतलब ये जीत पाई थी किसके ऊपर, रूलर ऑफ कन्नौज, यानी कौन था, चक्र युद्ध। उसके बाद इसने हराया मतलब किंग ऑफ वांगा को, जो कि बंगाल का एक पार्ट है, अनर्ता, मालवा, किरता, फिर तुरुक्ष, वत्स, मत्स्य किंग। ये सब किंगों को, ये सब के सब बड़े बड़े साम्राज्यों को इसने धाराशाही करते था, हरा दिया था। और बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर। तो ये हमको है एक प्रतिहारा हमको मिलता है जो कि संस्कृत में लिखा है, जो कि हमको मिलता है कहाँ से, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो ये आपको याद रखना है। वैसे कभी पूछते नहीं है पर आपको याद रखना है कि नागाभट्टे के बारे में जो प्रशस्ति हमको मिला था वो एक्चुअली कहाँ का था। तो बस आपको ये फॉर नॉलेज याद रखना चाहिए, नहीं याद रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे आपको भी याद ही रहेगा ये चीज़, आपने से हाईलाइट करके हुए देख ली तो। और आगे हम जाते हैं तो हमको यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मतलब जो है सिस्टम मिलता है देखने का, कि हमको जो उस टाइम पे जो किंग्स हुआ करते थे वो मतलब ब्राह्मण को जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़मीन वमीन वो गिफ्ट विफ्ट दान वान किया करते थे। तो बेसिकली मतलब ये कैसा होता था कि मतलब जो भी ज़मीन उनको दान करते थे तो उनको जो है एक कॉपर प्लेट पे जो है रिकॉर्ड करते थे। तो ये आपको याद रखना है कि कॉपर प्लेट पे रिकॉर्ड करने का सिस्टम, जैसे कि आज के टाइम पे आप जो घर के कागजात बनाते होंगे, जो भी आप प्रॉपर्टी पेपर्स बनाते होंगे अपने घर का जहाँ पे आप रह रहे हैं उस ज़मीन का, वैसे ही मतलब उस टाइम पे जो है इनको रिकॉर्ड करने के लिए कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे। तो काफ़ी बेसिक सा लॉजिक है कि कॉपर प्लेट जो है जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे, जल्दी टूटेंगे फटेंगे नहीं, बारिश वारिश का कोई टेंशन नहीं इसमें। तो बस वही है। और ये लोग इसको कॉपर प्लेट पे लिखते थे, और वो कॉपर प्लेट जो है उन ब्राह्मण को देते थे जो मतलब जिनको राजा ने जो है ज़मीन गिफ्ट करी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक छोटा सा एग्जांपल और चित्र दिखाया गया है कि कैसा कॉपर प्लेट जो है उसको ये लोग मतलब ये लोग उस पर रिकॉर्ड करते थे। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे मतलब उसको इस पे लिखा भी है कुछ, मतलब आप देख सकते होंगे, वीडियो को आप जूम करके देख लीजिए कि कैसे इस पे लिखा है कुछ। और इसमें जो मतलब वही बेसिकली लिखा रहता है कि मतलब ये ज़मीन इसके बारे इसके लिए है, इस राजा ने इसको दी है इस एरिया के, ये सब इसमें रिकॉर्ड रहता है। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, मतलब ज़मीन के साथ साथ और क्या क्या दिया जाता था उन लोग। तो यहाँ पे हमको किसी क्लियरली बताया गया है कि मतलब हमने जो है डिमार्केट किया, मतलब दिया है बाउंड्रीज ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन दिया है उनको, अर्थन एम्बैंकमेंट्स मतलब कुछ उनको मिट्टी के कुछ बर्तन भी दिए गए उनको बना के, और थॉर्नी बशेस मतलब जो बहुत घने घने झाड़ी वाड़ी बना के उनको दिए हैं, मतलब उगा के दिए गए उस एरिया में। जहाँ पे ऐसे जगह पे दिया है जहाँ पे मतलब जो है फल फल निकलने वाले जो ट्री होते हैं जिसमें फल उगते हैं वैसे पेड़ हैं आसपास। वाटर के अच्छा सा सोर्स है आसपास, रिवर होगा, कोई भी लेक होगा, पॉन्ड होगा, फिश पॉन्ड होगा, बी हाइव्स होगा, ग्रीनरीज, गहरे लेक्स। और जिसको भी इसमें लिखा है कि इसको उनको एक राइट देते हुए बोला है लोगों को कि जो भी ये जिसको भी लैंड मिलेगा, मतलब यहाँ पे लिखा ही हु रिसीव द लैंड्स कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, मतलब जिसको भी लैंड मिलता है
वो ज़मीन का टैक्स ले सकता है जहाँ पे जो भी वो बंदा दूसरा रह रहा हो वहाँ पे। ही कैन कलेक्ट टैक्स इम्पोज बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एज फाइन्स, द टैक्स ऑन बिटल लीव्स, मतलब वो टैक्स ले सकता है वूवन क्लॉथ पे, बिटल लीव्स पे, यहाँ तक कि व्हीकल्स पे भी टैक्स ले सकता है। वो जो है बड़े बड़े घर बना सकता है, वो भी पके हुए जो मतलब पक्के जो ईंट होते हैं मतलब जो कि बनते थे उनके वो घर बना सकता है। और ये जो है मतलब एक मतलब कुआं भी खोद सकता है उस ज़मीन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसको रोकने भी नहीं आएगा। ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी बशेस, मतलब वो अपने ज़मीन पे जो चाहे एक तरह से कर सकता है। बस उसको ये याद रखना है कि जो वाटर जो है मतलब वेस्ट नहीं करना, जो कि उसको इरिगेशन के लिए मिलेगा कैनाल से। क्योंकि वाटर एक तरह से आप देखोगे लोग उस टाइम पे भी कितने ज़्यादा मतलब सस्टेनेबल होने की कोशिश करते थे। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग को भी आज इनसे कुछ सीखना चाहिए कि उस टाइम पे होने के बाद भी लोग वाटर को इतने सही से लोग यूज़ करते थे केयरफुली, वैसे हमको भी करना चाहिए। और आगे हम बढ़ते हैं तो हमको इसमें बताता है कि unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over the Kashmir। तो 12th सेंचुरी जो है एक तरह से बहुत लंबा पीरियड था जिसमें कि बहुत ज़्यादा कॉमन तरह तौर पर संस्कृत में जो है पोएम लिखते थे उन किंग्स के बारे में। मैं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, उनके वेलोरनेस को दिखाने के लिए, उनके वॉरियरनेस को दिखाने के लिए, है ना, उनके विक्टोरियस होने का दिखाने दावा करने के लिए ये मतलब जो है उनके बारे में बहुत ज़्यादा पोएम लिखते थे। और ये जो है ये जो पोएम्स है मतलब लिखा गया है एक ऑथर के नाम पे, जिस ऑथर का नाम क्या था, उसका नाम था कल्हाणा। कल्हाना नाम है उसका। और ये आपको याद रखना है कि आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये संस्कृत जो भी 12th सेंचुरी में जो भी संस्कृत पोएम जो थे उनको कौन लिखा है, कौन से फेमस राइटर ने लिखा है। तो आपको याद रखना है कि वो जो था कल्हाना ने लिखा है। ठीक है। तो ये जो है मतलब बहुत सारे बेसिकली ऐसी मतलब बिना मतलब के नहीं लिख रहा था कि मतलब हाँ भाई ये कि मुझे अच्छा लग रहा है देखने पे तो उसके बारे में कुछ अच्छा सा लिख देता हूँ, ऐसा नहीं होता था। ये बेसिकली बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ करता था और मतलब अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता था उसके बारे में। और जैसे वो सोर्स हो सकता था जैसे कि कोई इंस्क्रिप्शन होगा वो सोर्स का, है ना, जैसे कहीं पे कोई लिखा होगा कोई भी मॉन्यूमेंट पे, कोई फोर्ट पे, तो वो दिखेगा। डॉक्यूमेंट्स हो गया, आई विटनेस मतलब उसके उसको जो उन्होंने देखा है अपने आंखों से, जिन्होंने अपने बचपन में देखा होगा ऐसे लोगों को, ऐसे चीज़ों को होते हुए उनके उनसे सुना होगा। फिर बाद में और पुराने पुराने जो इतिहास जो कहानियों में सुनता होगा कभी कभी, तो ये सब मिला जुला के सब देख के वो एक एक पॉइंट पे आता होगा, उस पॉइंट के बारे में लिखता था। और अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तिज ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। तो प्रशस्ति में जो राइटर्स होते थे वो मतलब किंग को बहुत बड़ा चढ़ा के भी दिखाते थे थोड़े बहुत भी, मतलब अगर किंग एक भी बैटल जीत गया तो मतलब उसकी लाइफ को पूरी तरह से वो मतलब वॉरियर की तरह से दिखाते थे कि भाई ये सब जगह से जीत रहा है, ये शूरवीर इंसान है ये। लेकिन ये जो है इसको जो सुनाई में आता था ये सिर्फ, और ये जो चीज़ इन्वेस्टिगेट करता था ये बेसिकली सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखता था और बहुत ज़्यादा श्योरनेस के साथ ही लिखता था इन चीज़ों को, मतलब कुछ भी नहीं लिखता था ये इंसान। नेक्स्ट टॉपिक है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। तो वॉरफेयर फॉर वेल्थ जो टॉपिक है इसमें हमको बताया गया है इस बुक में बेसिकली मतलब अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट, जो मतलब राजा महाराजा जो जो होते थे उस टाइम पे वो कैसे लड़ाई करते थे, मतलब फॉर गेटिंग अ कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, मतलब कोई भी एक जगह हो बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ में रिच होगी, मतलब इकोनॉमिकली रिच होगी, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जोग्राफिकल उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे, तो ऐसे रीजन पे जो है राजा महाराजाओं की नज़र जो है वो काफ़ी तेज़ होती थी, मतलब उस पर लोग रूल करना जरूर जानते थे कि यहाँ पे रूल होएगा होगा तो ऑब्वियसली और बेसिकली हमको ज़्यादा मतलब जो है पावर मिलेगी। तो उसका एक बहुत बड़ा जो एग्जांपल है वो है सिटी ऑफ कन्नौज, जो कि गंगा के मतलब घाट के आसपास बसता है, कन्नौज का जो शहर है। ठीक है। और सदियों से मतलब सदियों के लिए मतलब जो उस टाइम पे यहाँ पे जो रूलर्स जो होते थे कौन से तीन बेसिस के, वो थे गुर्जर प्रतिहारा, ठीक है, राष्ट्रकूता और पाला। पाला डायनेस्टीज के ये जो तीन डायनेस्टी के जो रूलर थे ये इस कन्नौज सिटी के लिए बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई कर चुके हैं, मतलब इस जगह पे मतलब रूल करने के लिए। ठीक है। और जो भी मतलब बड़े बड़े जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। ये आपको नाम याद रखना है कि ट्रिपाटाइट स्ट्रगल मतलब क्या होता है। ये था उस स्ट्रगल के बारे में, मतलब उस सारे वॉर्स के बारे में जो कि कन्नौज सिटी के ऊपर पावर को लेने के लिए मतलब ग्रेस्प करने के लिए जो है तीन बड़े बड़े डायनेस्टीज ने आपस में लड़ाई करी थी, जो थे गुर्जर प्रतिहारा, पाला डायनेस्टी और राष्ट्रकूटास। ठीक है। और जैसे ही हम आगे देखेंगे जो रूलर जो है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को
अपने पावर को जो है एक्सपांड करते थे और अपने पावर को वो शो ऑफ करते थे दिखा के बाई बिल्डिंग फेबुलस टेम्पल्स। मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े जो टेम्पल्स मतलब जो बनाते थे वो लोग अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा विशालकाय, बहुत ज़्यादा अद्भुत, मतलब देखने के लिए मतलब गजब टेम्पल्स वो लोग बनाते थे। हालांकि उनमें से बहुत सारों को तो तोड़ दिया गया ये मुग़ल और सल्तनत के टाइम पे, बहुत बुरी बात है। पर एक्चुअली ये जो टेम्पल्स वो बनाते थे, इसमें बहुत चौंकने वाली बात ये है कि वो टेम्पल्स को जो बनाते थे बहुत अच्छी तरह से, तो ये जो भी बड़े बड़े डायनेस्टीज़ के लोग जो टेम्पल बनाते थे अपनी पावर को दिखाने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा शानदार टेम्पल बनाते थे। तो जब भी उन पे कोई भी राजा अटैक करता था, दूसरा राजा, ठीक है, तो वो उनके टेम्पल्स पे ज़रूर अटैक करता था, क्योंकि बेसिकली उनका टेम्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिच होगा, काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब क्या बोलते हैं, डायमंड्स होंगे, सोने जवाहरात होंगे, ठीक है। तो कोई भी दूसरा राजा था उन पर अटैक करता था तो उनसे वो सब जो है चुराता था, मतलब ले लेता था। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो हमको यहाँ पे दे के रखा है, जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, यानी कि महमूद गजनी जो था, मतलब जो कि अफ़गानिस्तान का था। इसने जो है मतलब ये जो है मतलब इंडिया में इसने मतलब उस एरिया में साइड वाले एरिया में 997 टू 1030 एडी तक इसने जो है यहाँ पे रूल किया था, ठीक है। और इसने अपना जो कंट्रोल है ऑलमोस्ट सेंट्रल एशिया तक बढ़ाया था, और ईरान में भी गया था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट, यानी कि जो अपना ऊपर का राजस्थान तक का जो एरिया था, ऊपर से अफगानिस्तान से सटा हुआ एरिया, वहाँ तक इसका गया था पावर, ठीक है। और ये जो है मतलब अपने देश में हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये अटैक करता था हमारे देश में, कुछ ना कुछ लूटपाट ले करने के लिए, ठीक है। और इसका आपने नाम सुना होगा कि सबसे ज़्यादा लूट करता था सोमनाथ मंदिर में, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। और इसमें से बहुत ज़्यादा जो मतलब वेल्थ है, जो इसमें से जो भी लूटा पाटा जो सामान उसको मिलता था, उसका वो क्या इस्तेमाल करता था कि वो जो है इसको अपने जो उसका जो कैपिटल सिटी था गजनी, उसको जो है मतलब ये उसको मतलब बड़ा बनाने के लिए और शानदार बनाने के लिए उसको ये मतलब जो है खर्चा करता था, ये सब जो लूटा हुआ सामान है, ठीक है। अब सुल्तान मोहम्मद जो है मतलब महमूद जो है वो इंटरेस्टेड भी था किस चीज़ में, कि उन लोगों में जिनको उसने हराया हो, जिनके बारे में जिनसे उसने लड़ा हो, उनके बारे में उसको जानना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उसने बेसिकली जो है मतलब एक अपने नाम पे उसने एक स्कॉलर रखा जो उसके बारे में उसके लिए सब लिखेगा। अब उस स्कॉलर का नाम था अल बिरौनी। ये नाम हमको याद रखना है कि सुल्तान मोहम्मद जो था महमूद गजनी, उसका स्कॉलर था, उसका नाम था अल बिरौनी, ठीक है। ये इसके लिखने के लिए इसने अल बिरौनी रखा था, अपना एक अकाउंटेंट था वो उसका, ठीक है। और ये जो अरेबिक वर्क जो था, और इस अल बिरौनी ने जो किताब लिखी उसका नाम था किताबुल हिंद। तो याद रखना ये मैच द फॉलोइंग में बहुत आता है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में, कि मतलब कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी, तो अल बिरौनी जो है उसने किताबुल हिंद लिखी है। मतलब बेसिकली इस किताब में उसने इस बुक में इसने बताई है हिंद मतलब अपने देश के बारे में, और उनके जो भी रूलर्स के बारे में, उनके यहाँ के कल्चर के बारे में उसने बताया है। और इसने जो है ऑल्सो संस्कृत स्कॉलर्स को भी इसने कंसल्ट किया, मतलब इसने कुछ संस्कृत जो के जानकार जो थे उनको भी इन्होंने कुछ इसने इसने हायर किया था ये लिखने के लिए, बनाने के लिए। और इसी टाइम पे जो अलग बहुत सारे जो किंगडम और जो बहुत सारे किंग्स थे जो थे अपना काम करते थे, मतलब जो सेम तरह से अपना रूल जो है एक्सटेंड करते थे, वो थे चाह मनास। अब एक बहुत शॉकिंग बात यह है कि मतलब चाह मनास जो थे, इन्हीं का जो नाम है चौहान है, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि यार ये चौहान कहाँ से है, कभी कुछ लोग सोचते हैं यार कि चौहान कौन है यार, ये कहाँ से अचानक से आ गए थे, भाई हम तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान जानते हैं, अचानक से आ कहाँ से गए थे। तो बेसिकली जो थे ये चाह मनास थे, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो चाहमना जो थे उन्हीं का दूसरा नाम था चौहान, ठीक है। इन्होंने जो है दिल्ली से अजमेर वाले एरिया में जो इन्होंने रूल किया, मतलब दिल्ली यहाँ पे है और अजमेर यहाँ राजस्थान में, ठीक है। तो इतने एरिया में इन्होंने जो है अच्छा खासा रूल किया था अपना, ठीक है। तो अफगानिस्तान से जो इनका सटा हुआ जो बॉर्डर था वो भी इनके मतलब रूल में आता था। तो जो भी मतलब इन्वेड होते थे उनको यही मतलब कंट्रोल करते थे ये लोग ही। और सबसे जो इनका जो फेमस जो था मतलब राजा जो था उनका नाम था पृथ्वीराज थ्री, यानी कि जो थे पृथ्वीराज चौहान अपने, ठीक है। और बेसिकली इनके आने से पहले बीच में एक बात हुई कि मतलब ये जो है अपने रूल को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे थे, और ये जो है अपना ऑलमोस्ट वेस्ट में बहुत एक्सपांड कर चुके थे अपने रूल को, और ईस्ट में भी जो है अपना जब एक्सपांड कर रहे थे, ईस्ट यानी कि मान लो अब जो दिल्ली है, ठीक है, और दिल्ली के अगर आप ईस्ट में जाओगे तो अपना आ जाता है उत्तर प्रदेश। हालांकि अब तो वहाँ पे उत्तराखंड ये सब बन गया, लेकिन उस टाइम पे उत्तर प्रदेश जो था उसमें जो है मतलब गढ़वाल जो होते थे, जो गढ़वाली होते हैं जो कि उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं पहाड़ों में, उनका एक ट्राइबल, उनका सॉरी ट्राइबल नहीं होते वो, मतलब एक कम्युनिटी के होते हैं गढ़वाली जो थे, वो इनको मतलब रोक दिए उन्होंने, जो है इनको मतलब रोक दिया, इनको वापस भेज दिया। इनकी इतनी पावर थी कि इन्होंने चौहान को भी इन्होंने वापस भेज दिया था, ठीक है। तो बहुत लोग सोचते हैं यार कि गढ़वाली आखिर कौन होते, तो गढ़वाली का भी मतलब बहुत पावर है, ठीक है।
तो ये थे गढ़वाली। और इनका जो सबसे जो बेस्ट नोन जो इनका रूलर था वो था इनका पृथ्वीराज थ्री, ठीक है। हालांकि मैं इसको रूल हाईलाइट कर देता हूँ कि इनको जो है गढ़वालीज ने भी जो है मतलब रोका था। और हालांकि और इनको चालुक्य जो गुजरात के जो चालुक्य होते थे उन्होंने भी इनको हराया है, मतलब उन्होंने भी इनको रोका है, ठीक है। तो ये जो दो समाज के लोग हैं, दो जो कैटेगरी के लोग हैं, इन्होंने इनको रोका है, ठीक है। और इनका जो बेस्ट रूलर था वो था पृथ्वीराज थ्री, यानी कि कौन थे वो थे अफगान के राजा, सॉरी, जो कि थे मतलब पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इन्होंने जो है मतलब अफगान के बहुत बड़े रूलर को हराया था जिनका नाम था मोहम्मद घोरी, ठीक है। हालांकि इस बुक में तो अभी सब लोग बोलते हैं कि गलत ही लिखा है कि मोहम्मद घोरी को उसने एक बार हराया और अगली बार मोहम्मद घोरी से वो हार गया था। हालांकि इसमें लोग बोलते हैं कि यार मोहम्मद घोरी की उसने उसने 17-18 बार हराया था मोहम्मद घोरी को। और उसके बाद धोखे से इसको हराया गया था, मतलब इनको हराया गया था, मतलब इनके जो ससुर थे मतलब वो मोहम्मद गोरी के साथ मिल गए थे। और मतलब उन्होंने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था अपने आर्मी के साथ और सब कुछ करके, तो मोहम्मद गोरी ने इनको हरा दिया था। और ऐसा सब बोला गया है कि इन्होंने इनको मार दिया था, हरा दिया था 92 में, लेकिन इनको मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये बात थी यहाँ पे। और यहाँ पे एक फन फैक्ट आपको मैं बताऊँ तो काफ़ी अच्छा लगे आपको सुन के, जो इनके कि मैंने आपको बताया कि जो इनके ससुर जो थे, ठीक है, जयचंद, उन्होंने जो है मतलब मदद की थी मोहम्मद गोरी की ना, पृथ्वीराज जी को हराने के लिए। तो जब 1192 मतलब 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने इंडिया पर टेक ओवर किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है जब उसने टेक ओवर किया, ठीक है, जब पहला मुस्लिम शासन आया, तो अगले ही साल यानी कि 1193 में मोहम्मद गोरी ने जो है इसके ससुर को मतलब धोखा दे के उसको भी हरा दिया, मतलब जयचंद को भी हरा के उसको मार दिया था। तो अब आप बोलोगे ये अच्छा है कि ख़राब है, आपके ऊपर है, ठीक है। हालांकि हम सबको पता है कि ये क्या है एक्चुअली। अब हम आगे जाएंगे तो हम चोलाज में जाएंगे, यानी कि हम साउथ में जा रहे हैं धीरे धीरे, नॉर्थ से हम यहाँ पे साउथ में आ गए अपने एरिया में। अ क्लोजर लुक द चोलाज। सो द टॉपिक अ क्लोजर लुक टू द चोलाज, इसमें हमको मतलब क्या बताया है कि कैसे मतलब जो है चोलाज, यहाँ पे आप सबसे पहले आप मैप देख लीजिए, इसको आप दिमाग में याद रखिएगा वीडियो भर के लिए इस टॉपिक तक के लिए, कि चोलाज की जो पावर है कैसे इंक्रीज हुई। मतलब आप देख लीजिए ऑलमोस्ट पूरा साउथर्न इनके कब्जे में था, पूरा इनका दबदबा था यहाँ पे, ठीक है। तो उरायूर टू तंजावुर कैसे इन्होंने जो अपना है, इन्होंने अपना पावर बढ़ाया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो कि एक माइनर चीफली फैमिली, मतलब इनका एक्चुअली जो बैकग्राउंड था वो क्या था कि एक नॉर्मल चीफली फैमिली थे, मतलब जो कि तरह से समंताज थे, ठीक है, चीफली फैमिली थे। इनको जो है मतलब मुत्तरैयर कहते थे, ठीक है, मुत्तरैयर थे इनकी फैमिली का, मतलब जो भी क्लैन था। इनको जो है पावर मिलता था कावेरी डेल्टा में, मतलब ये जो अपना आपको कावेरी रिवर जो मिल रहा है यहाँ पे, जो कि उरायूर वाले एरिया में है, यहाँ पे इनको इनका जो फैमिली जो है वो बसता था। और ये जो है सब ऑर्डिनेट्स थे, मतलब समंता थे कि इनके पल्लवा के इनके। तो ये आपको याद रखना है कि चोलास, आपको लगता था कभी कभी लगता है कि भाई चोलास जो है वो पल्लवा के हैं, दोनों ही राजा महाराजा थे, दोनों ही आपस में लड़के बने हैं, ऐसा नहीं है। चोलास जो थे वो इनके सबऑर्डिनेट्स थे और पल्लवा किंग के थे वो सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो कि कांचीपुरम के थे, ठीक है। अब विजयलया जो है मतलब वो एक चिफ्टन है जो कि मतलब मुत्तरैयर फैमिली का था, ठीक है, जो कि चोलास था, मतलब बेसिकली जिनको चोलास हम बोलते हैं यहाँ पे मुत्तरैयर की जगह। ये जो है मतलब विजयलया जो है, आपको याद रखने हैं नेम, इसने जो है एक तरह से चोलास की स्टार्टिंग की थी जो कि उरैयूर में था। इसने जो है मतलब डेल्टा मतलब जो है कैप्चर कर लिया फ्रॉम द मुत्तरैयर इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी के बीच में इसने जो डेल्टा मतलब जो है ऑलमोस्ट जो कावेरी डेल्टा जो है, ठीक है, कावेरी रिवर का जो एरिया है, इसने पूरा इसने कैप्चर कर लिया। अब देखो उस टाइम पे कैसा था कि जिनके पास रिवर है और उनके पास जोग्राफिकल लोकेशन अच्छा, तो उनके पास पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद उसने इस एरिया के आसपास उसने एक सिटी बनाई जिसका नाम था तंजावुर, ठीक है, और एक टेम्पल फॉर द गॉडेस। उन्होंने एक मंदिर भी बनाया, जैसे कि हमने भी ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा कि कैसे जो है मतलब राजा जो है वो अगर अपनी पावर को दर्शाने के लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाते थे। तो ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल उसने बनवाया किसके लिए, गॉडेस निशुम्भ सुदिनी, ठीक है। ये जो है एक माता जी के लिए इन्होंने एक बनाया, ठीक है, इस माता जी का इन्होंने टेम्पल बनाया। अब उसके बाद जो विजयलया के जो सक्सेसर थे काफ़ी, वो भी मतलब होनहार और पावरफुल थे, मतलब डिजर्विंग थे। तो उन्होंने भी जो है बहुत सारे एरिया को कॉन्कर कर दिया, हरा दिया उनको। और बेसिकली उनका जो धीरे धीरे उनका जो राज पार्ट है वो बढ़ने लगा। और पांड्या और जो पल्लवा टेरिटरीज है ये भी जो है एक तरह से इनके पार्ट में फॉलो हो गए, इनके किंगडम में आ गए बहुत टाइम के बाद। और इसमें जो है मतलब चूला रूलर में जो अगर हम देखे जाएगा तो सबसे जो इनका पावरफुल रूलर था वो था राजा राजा वन। राजा राजा वन जो था वो चोला रूलर में सबसे पावरफुल रूलर था।
अगर आप चोला डायनेस्टी को जानोगे तो इनके नाम से ही जानोगे, ये आपको याद रखना है। ये जो है ये किंग बने थे 985 में, और इनका जो कंट्रोल है ऑलमोस्ट मतलब सभी एरियाज में बढ़ गया था, ठीक है। और इन्होंने जो है मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को भी बढ़ावा दिया एम्पायर का, मतलब इन्होंने चेंज किया ताकि अच्छा हो थोड़ा। और इनके जो सन थे जिनका नाम था राजेंद्र वन, यानी कि राजेंद्र, उन्होंने जो है इनके लेगेसी को कंट्रोल और इनके पॉलिसीज़ और इनके लेगेसीज को इन्होंने कंटिन्यू किया। और इन्होंने गंगा वैली तक, यानी कि सोच लीजिए आप, ये गंगा वैली तक भी ये पहुंच गए थे, मतलब ऑलमोस्ट मतलब नॉर्थ वाले एरिया में वो करने के लिए, पावरफुल मतलब लेने बनने के लिए। और श्रीलंका में भी पहुंचे थे, और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में भी ये गए थे, मतलब इंडोनेशिया एरिया में ये गए थे, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। और इनके जो नेवी जो थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी थी इनकी। और दूसरा जो रूलर थे जिनके जो नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो थे मराठास। ये आपको याद रखना है, दो ऐसे एम्पायर थे जिनकी नेवी जो थी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो कि चोलास थे और एक मराठास थे, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इनके टाइम के स्प्लेंडिड टेम्पल्स और उनके ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के बारे में, तो बड़े बड़े जो टेम्पल जो है मतलब तंजावुर में और गंगाईकोंडा चोलापुरम में जो है इनको बनाया गया बाय राजा राजा और राजेंद्र। इन्होंने जो है मतलब अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा भव्य मतलब और सुंदर सुंदर बनाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए कितना ही बढ़िया शानदार टेम्पल इन्होंने बनाया। ये आपको साउथ की मूवीज़ में देखने को मिल जाता है, ठीक है। चोला टेम्पल जो एक तरह से सेटलमेंट के मतलब जो है कोर मतलब बन गए, एक तरह से न्यूक्लियर बन गए, मतलब उनकी पहचान ही बन गए कि मतलब ये टेम्पल बना मतलब यहाँ पे चोला का राज्य है, ठीक है। इनके जो डिजाइनिंग वो सब जो थे, ठीक है। और टेम्पल जो थे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से पास ऑन होते थे टू द अदर रूलर जो इनके मतलब डायनेस्टी में जो धीरे धीरे जो है नया नया जो रूलर इनकी पीढ़ी में आ रहे हैं, ठीक है। और इस ज़मीन पे मतलब जो भी आप समझो जैसे कि इस ज़मीन पे जो भी अच्छे से जो मतलब उगते थे, जो भी प्रोडक्शन जो भी होता था किसी भी तरह से, जो भी तरह से, तो वो जो प्रोडक्शन है मतलब वो बेसिकली हम लोग को मतलब ये लोग यूज़ करते थे अपने राज्य पाट के लिए, अच्छे समृद्धि के लिए। ये लोग अपने खाने पीने के लिए यूज़ नहीं करते थे उस चीज़ों को। काफ़ी ज़्यादा मतलब जो ग्राउंड टू डाउन टू अर्थ मतलब ये होते थे लोग जो होते थे ये, और काफ़ी ज़्यादा इसलिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनका जो एम्पायर जो है फ्लोरिश किया। और यहाँ पे हमको एक टेम्पल का फोटो दिखा, और यहाँ पे हमको जो है इन्होंने एक मूर्ति की फोटो भी दिखाई है यहाँ पे। ये एक चोला का ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो कि एक ब्रॉन्ज की बनी हुई स्कल्पचर है। और यहाँ पे आपको बोला है कि नोटिस करो कि कितना ज़्यादा केयरफुल इसको बनाया गया, मतलब देखो सर एक एक जो डिटेलिंग जो कितना बेटर था सर, ये मतलब ये जो भी औरत है इसके साड़ी का जो ये है एरिया जो है वो कितना बेटर तरह से इन्होंने कर्व आउट किया, मतलब कार्व किया है, ठीक है। और ये जो मतलब आप देखो कितना बेटर तरह से जो हाथ के इसके जो ऑर्नामेंट्स जो बनाए हैं इसके, जो इसके पैर के आसपास जो साड़ी के आसपास जो भी ऊपर के जो चुनरी उनरी लटक रही है कितनी बेटर तरह से उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो ये सब इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो आगे अगर हम देखेंगे तो इनका जो भी मतलब प्रोडक्शन था लैंड टेम्पल वाले एरिया से लोग काफ़ी ज़्यादा उसको पब्लिक के लिए लोग यूज़ करते थे उसको, मतलब। और इससे लोग मतलब घर चलाते थे किसका, प्रीस्ट्स का, मतलब जो पुजारी होते थे, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, बड़े बड़े म्यूजिशियंस जो होते थे, डांसर्स। मतलब अगर आप यहाँ पे देखा जाएगा तो टेम्पल जो है खाली पूजा करने की जगह नहीं थी इनके यहाँ पे, वो जो मतलब था एक तरह से हब हुआ करता था किसका, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि चोला एम्पायर जो टेम्पल्स थे वो खाली वर्शिप के प्लेस नहीं थे, वो ऑल्सो हब फॉर द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखा जाएगा हमें अगर देखने को मिलता है कि अमॉन्ग द क्राफ्ट्स associated with the temples, the making of bronze images was the most distinctive। मतलब इनके टाइम पे जो है ब्रॉन्ज के जो आइडल्स और स्कल्पचर्स बनाना बहुत ज़्यादा कॉमन थे। तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके टाइम पे कौन से स्कल्पचर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो ब्रॉन्ज इमेजेस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इनके टाइम पे, ठीक है, आपको याद रखना है। और चोला साम्राज्य के जो ब्रॉन्ज इमेजेस है मतलब वो सबसे ज़्यादा फाइन मतलब आर्ट में से एक तरह से इनको इंक्लूड किया जाता है। मतलब अब यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि कितने फाइन, कितने बारीकी से इसको बनाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और सभी भगवान मूर्तियों की जो बनाते थे लोग बहुत अच्छे से लोग बनाते थे। अब अगर हम बात करेंगे इनके टाइम के एग्रीकल्चर और इरीगेशन, तो वो कैसे हुआ करता, तो जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने बोला इनका जो एरिया था वो बेसिकली कावेरी डेल्टा के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका दबदबा था, क्योंकि कावेरी जो कावेरी नदी थी उनका एरिया जो है इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता था। तो बेसिकली एग्रीकल्चर और इरीगेशन वाला जो मामला है इसमें भी इनको कावेरी डेल्टा जो है वो इनको पावरफुल बनाती थी, ठीक है। अब देखो आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर आपके एरिया के आसपास नदी बह रही होगी, बड़ा सा तालाब पॉन्ड होगा, तो आपको कोई भी खेती करने में, आपको एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको कोई पानी का प्रॉब्लम नहीं है, पानी की कमी नहीं है, कुछ नहीं है। और साथ ही साथ एक फ़ायदा ये होता है कि रिवर में जब भी
कावेरी नदी जो बहुत ज़्यादा टाइम पे फ्रिक्वेंटली ओवरफ्लो होती थी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है फ्रिक्वेंटली ओवरफ्लो होती थी। तो इससे जो है मतलब जो फर्टाइल सॉइल जो है इनके रिवर के आसपास वाला जो जमीन और एरिया होता था वहाँ पे लोग अपने फर्टाइल सॉइल जो है रिवर ओवरफ्लो होने के कारण लाकर डिपॉजिट कर देते थे। मतलब नया नया जो फर्टाइल सॉइल जो था रिवर के अंदर वो ज़मीन के ऊपर आ जाता था, ठीक है। तो ये इसको वजह से क्या है, फर्टाइल लैंड मिल गया उनको, तो उनका जो खेती बाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा उनको एक बूस्ट मिल जाता था। तो लोग बेसिकली चावल का कल्टीवेशन करते थे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से। तो इनका एग्रीकल्चर और इरीगेशन पे उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो ये भी उनको एक जोग्राफिकल एडवांटेज मिल गया था इस पे इनको, क्योंकि इसकी वजह से इनको लार्ज स्केल कल्टीवेशन मिलता था राइस का। और फॉरेस्ट को जो है मतलब कुछ एरिया में मतलब जो है साफ मतलब हटाना पड़ा था, ठीक है। और डेल्टा रीजन में जो है एक तरह से मतलब हमको एम्बैंकमेंट्स यानी कि हमको कहीं कहीं पे मतलब बांध बनाने पड़े थे, मतलब डैम बनाने पड़े थे उनको, ताकि जो है मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे जो बाढ़ की वजह से जो है प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बाढ़ आएगी चलो फर्टाइल सॉइल तो लेके आएगी, पर जो लोग रह रहे हैं उनका भी तो लाइफ पर प्रॉब्लम में आ जाएगा, उनकी भी लाइफ एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। तो लोग वो भी बनाते थे, लोग सब कुछ देख के लोग मतलब सभी दिशाओं में लोग सोच के काम करते थे। तो आप देखो कितना ज़्यादा लोग कोऑर्डिनेटेड काम करते थे, तभी लोग इतना ज़्यादा फ्लोरिश कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक फ़ोटो दिया गया है। ये फ़ोटो एक्चुअली किस चीज़ का है? ये फ़ोटो है 9th सेंचुरी स्लुइस गेट इन तमिलनाडु। ये 9th सेंचुरी का बनाया हुआ एक स्लुइस गेट है, ठीक है। ये जो है मतलब हमको बताता था कि मतलब जो पानी है नदी में वो कितना ज़्यादा ऊपर आ चुका है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे इन्होंने जो है हाइटिंग दे के रखी है, और यहाँ पे लोग नापते थे कि पानी कितना ऊपर आ गया, ठीक है, बेसिकली। और ये जो है मतलब नॉर्मली लकड़ी का या फिर जो है लोहे का धातु का मतलब बनाते थे लोग, जिससे कि इस पर कोई ज़्यादा डैमेज ना हो, ठीक है। और बेसिकली ये जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था, और काफ़ी ज़्यादा ये लोग मतलब लॉजिकली और साइंटिफिकली भी कभी कभी सोच लेते थे लोग मतलब। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता था इनको जोग्राफिकल एडवांटेजेस का, ठीक है। अब अगर हम आगे जाएंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। सो इसमें हमको बताया गया है हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। तो इन्होंने अब जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया कि इन्होंने जो है चोलास एम्पायर ने जो है आके उन्होंने नया एडमिनिस्ट्रेशन और जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने अपडेट किया था। उन्होंने क्या अपडेट किया था यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज अर, ठीक है, फिर उर जो भी बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, शायद इसको अर ही बोलते होंगे। तो जो वहाँ पे फार्मर्स जो वहाँ पे आते थे पीजेंट्स मतलब काम करने वाले, तो उनका जो वहाँ पे आके बसना था वो बसते थे, तो उसको हम लोग अर बोलते हैं या फिर उर बोलते हैं। और ये जो धीरे धीरे मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होने लगा, और इरिगेशन एग्रीकल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश होने लगी उनके टाउन में। और ग्रुप ऑफ अगर ऐसे विलेजेस का अगर मान लो ग्रुप आएगा एक बड़े यूनिट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाडु, ठीक है। तो अब आपको हल्का हल्का आइडिया पड़ रहा होगा कि तमिलनाडु का नाम तमिलनाडु क्यों पड़ा है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडु, ठीक है। अब ये जो विलेज काउंसिल जो है और नाडु जो है वो परफॉर्म करते थे बहुत सारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि जिसमें डिस्पेंसिंग होता था, जस्टिस मतलब देते थे ये लोग, टैक्स भी कलेक्ट करते थे ये लोग, ठीक है। और जो अमीर जो पीजेंट्स थे मतलब जैसे मैंने बोला ना, जैसे देखो मैंने बोला था लास्ट चैप्टर में कि हर एक जो भी पीजेंट होगा, हर एक जो किसान होगा वो बराबर पैसा वाला नहीं होगा, ठीक है। किसी किसान के पास ज़मीन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अमीर है, किसी किसान के पास ज़मीन कम है तो भाई वो कम अमीर है, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता था। तो जो किसान ज़्यादा अमीर होते थे, ठीक है, जो कि वेलाला कास्ट के होते थे, इनको जो है काफ़ी अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड किया गया था बाय द रूलर्स, ठीक है, ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू, ठीक है। और चोला गवर्नमेंट इनको काफ़ी अच्छा मतलब प्रोवाइड किया गया था कि ये लोग जो है एक तरह से लोग सुपरवाइज कर सकते हैं उस एरिया को, उस मतलब सिस्टम को, ठीक है। और चोला किंगडम्स जो है इन्होंने मतलब इन्होंने कुछ इनको टाइटल दिया, इनको एक टाइटल दिया था। वो टाइटल क्या था? वो था मुवेंदु विलन, ठीक है, मुवेंदु विलन ये नाम इनको रखा था। किसका नाम था? ये रिच पीजेंट्स का, याद रखना आपको ये नाम, कि रिच पीजेंट्स को चोला एम्पायर्स क्या बोलते थे? मुवेंदु विलन, ठीक है। इसका मतलब होता है पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स, ठीक है। या फिर आरियर भी बोलते हैं इनको, जो कि चीफ होता है इसका मतलब, ठीक है। एज अ मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड देम विद द इंपॉर्टेंट ऑफिस एट द स्टेट ऑफ द सेंटर। इनको इनके बनाए हुए इनको ऑफिस भी देते थे, ताकि अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे से इनको ऑफिस बना के देते थे, ताकि ये लोग जो है अच्छे से उसको सुपरवाइज कर पाए उस एरिया को, जो भी सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कुछ एग्जांपल्स दिए कि कैसे कैसे लैंड होते थे, ठीक है। चोलास के जो इंस्क्रिप्शन थे उन्होंने बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ लैंड को बताया गया है, ठीक है। जैसे कि वेल्लन वगई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको याद रखना चाहिए ये चार्ट में एक्चुअली बताया गया, ठीक है, कि मतलब चोलास के जो मतलब वर्ड्स और टर्म्स जो थे उनको ही पता होना चाहिए कि ये किसको क्या बोलते थे। वेल्लन वगई मतलब होता है लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट, मतलब एक ऐसा किसान जो कि नॉन ब्राह्मण है, जो कि ब्राह्मण नहीं है,
उसके ज़मीन को जो है वेल्लन वगैरह बोलते थे, ठीक है। ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय मतलब एक ऐसा ज़मीन जो कि ब्राह्मण को गिफ्ट किया गया है बाय द रूलर, ठीक है। ब्राह्मण को कोई गिफ्ट दिया गया है लैंड ज़मीन, तो उसको ब्रह्मदेय लैंड बोलते थे, ठीक है। उसके बाद शाल भोग लैंड, ठीक है। शाल भोग लैंड, ये कौन से होते थे लैंड, जो कि होते थे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, ठीक है। देवदना, ठीक है, या फिर तिरुनमट्टुकनी, ये जो लैंड है, ये जो है ये सब के सब लैंड टेम्पल्स को गिफ्ट कर दिए जाते थे। ये ऐसे टेम्पल्स थे जो कि टेम्पल को देते थे ताकि टेम्पल फ्लोरिश कर पाए। उसके बाद पल्ली चंदम, ठीक है, ये लैंड जो है ये जैन लोगों को देते थे, जैन इंस्टीट्यूशन जो होते थे उनको दिया करते थे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जैन का इन्फ्लुएंस था, तो जो भी जैन इंस्टीट्यूशन थे उनको पल्ली चंदम नाम का लैंड जो है उनको उनको मिलता था, ठीक है। इस लैंड को पल्ली चंदम बोलते थे। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा भाई कि वेलन वगैरह मतलब क्या है, ब्रह्मदेय क्या है, शाल भोगा क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे जाए तो हम यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण को जो है ये लोग लैंड, जैसे हमने पढ़ा ऊपर कि ब्रह्मदेय करके जो लैंड है वो ये लोग ब्राह्मण को देते थे। तो एज अ रिजल्ट अब समझो अगर आपको कोई लैंड दे दिया तो आप वहाँ जाकर रहने ही वाले हो, ठीक है। कावेरी रिवर के आसपास इनको लैंड देते थे और ब्राह्मण जो है वो वहाँ पे आकर रहते थे उस टाइम पे लोग, मतलब तो काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मणों की तादाद भी जो है वहाँ पे मतलब बढ़ गई थी। और इनको भी जिन्होंने मतलब अच्छे खासा पावर दे के रखे थे कि ये लोग भी जो है मतलब सभी के सभी जो मतलब जो भी वहाँ पे चल रहा है सिस्टम में उसको लोग रिकॉर्ड करेंगे एज एन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ऑफन ऑन स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल, मतलब स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल पे लोग जो है रिकॉर्ड करेंगे वहाँ का कोई भी बड़ा बड़ा चीज़ हो रहा है तो, ठीक है। और एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स जो है इसको हम लोग कहते थे नगरम। याद रखना कि ट्रेडर्स के एसोसिएशन को जो है हम नगरम बोलते हैं, यानी कि नगर आप समझ सकते हो एक तरह से। ये सब जो काफ़ी ज़्यादा इसमें साउथ वाले वर्ड्स में जो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मतलब कुछ ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच सभा वॉज ऑर्गेनाइज। तो उत्तर मेरूर जो है, ठीक है, एक छोटा सा एरिया जो कि चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तमिलनाडु के, ये हमको कुछ प्रूफ्स प्रोवाइड करता है जिसमें कि हमको पता चलता है कि सभा जो है किस तरह से जो है मतलब ऑर्गेनाइज की जाती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो जो सभा थी उनकी अलग अलग कमिटीज़ थी, ठीक है, जिससे कि इरिगेशन वर्क को अच्छे से देखा जा सके, गार्डन्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके भी। तो वो लोग, अब इसमें बात है कि कौन कौन इसमें भाई मेंबर बन सकता है इन कमिटीज़ का, ये भी तो बात है कि इनमें से कमिटी मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये इस एलिजिबिलिटी को जो है इन्होंने जो है एक स्मॉल टिकट्स ऑफ पाल्म लीफ को इन्होंने लिख के रखा है, ठीक है। ये लोग जो है मतलब एक पाल्म लीफ को जो है इसके छोटे से छाल पे लोग लिख के रख देते थे कि ये लोग क्या मतलब एलिजिबिलिटीज़ हैं मतलब कमेटी बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो टिकट्स हैं इनको जो है मतलब एक मिट्टी के घड़े में डालते थे, ठीक है। और उसके बाद जो है एक जवान यानी कि एक यंग बॉय को बोलते थे कि इसमें से कोई भी एक टिकट आपको उठाना है, ठीक है, 1 बाय 1 फॉर ईच कमेटी, ठीक है। कमेटी मेंबर्स का मतलब जैसे इन्होंने लोग एक तरह से लोग लकी ड्रॉ वाला जो होता था वो ये लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे कि अगर एक पॉट में आपका नाम डाल के रख देंगे और एक जवान मतलब एक यंग बॉय को बुलाएंगे और बोलेंगे भाई आप इसमें से कोई भी एक पर्ची उठाओ, कोई भी एक पाल्म लीफ उठाओ, उस पर जिसका भी नाम होगा वो वहाँ पे कमेटी में मेंबर बनता है, ठीक है। तो बेसिकली यही था हमारा इस चैप्टर में बेसिकली। और अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे अपना मिलता है इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। तो कुछ हमको इंस्क्रिप्शन मिलता है यहाँ पे उत्तर मेरूर का इंस्क्रिप्शन, वो हमको कुछ बताता है कि क्या बताना चाह रहे हैं। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो यहाँ पे कुछ बेसिक एलिजिबिलिटीज़ रखी, मतलब लकी ड्रॉ होने से पहले भी कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी होगी। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे गांव में सबका नाम डाल देंगे उस पॉट में। कुछ एलिजिबिलिटीज़ अगर आप उसको पार करते हो, ओवरकम करते हो, तभी आप बन सकते हो नाम डालने के लिए भी एटलीस्ट एलिजिबल, ठीक है। तो सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्या होता है कि आपके पास मतलब लैंड होना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो आपके पास लैंड होना चाहिए, जिससे कि मतलब जो है लैंड रेवेन्यू जो है कलेक्ट होता हो, ठीक है। उनका खुद का घर होना चाहिए। ये सब काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है ये सब चीज़ें। और इनकी जो एज है 35 to 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो मतलब आप देखो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जवान लोग हैं उनको लोग फोर्स नहीं करते थे कि आप कम्युनिटी मेंबर बन जाओ। अभी आप जीवन में सब कुछ सीखो, 35-40 साल के हो गए तब उसके बाद आप यहाँ पे बन सकते हो, ठीक है। उनको वेदास का नॉलेज उनको बहुत होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब भक्ति भावना से जुड़े हुए लोग थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ने लिखने वाले लोग भी थे ये। तो ये आपको याद रखना है कि उनका खुद का ज़मीन होना चाहिए, उनका खुद का घर होना चाहिए, उनकी एज 35 to 70 के बीच में होनी चाहिए,
और उनको जो है वेद का जो है नॉलेज होना चाहिए उनके पास, ठीक है। और एक और इसमें आ जाता है कि उनको जो है अच्छा खासा उनको मतलब उनका एक बिहेवियर होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, और उनको जो है ऑनेस्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपको हम एडमिनिस्ट्रेटर बना दें और आपको कुछ पता ही नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर करता क्या है, कैसे करता है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई भी मेंबर कोई कमेटी का जो है जो कि 3 साल में बना है, ठीक है, ये जो है मतलब अनदर ये जो है दूसरी बार एक कमेटी मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब अगर एक बार आप यहाँ पे कमेटी मेंबर बन गए हो तो अगली बार के लिए आप कमेटी मेंबर नहीं बन सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप पिछले 3 साल में अगर आप एक भी बार कमेटी मेंबर बन चुके हो तो, ठीक है। मतलब समझो अगर आप 2020 में कमेटी मेंबर बनते हो तो 2021-22 तक आप मतलब वापस से नहीं बन सकते हो, 23 तक, उसके बाद ही आप बन सकते हो, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जिसने अपने अकाउंट को सबमिट नहीं किया है और अपने रिलेटिव्स के बारे में, तो वो भी जो है मतलब इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और कुछ इंस्क्रिप्शन जो है मतलब हमको किंग्स और उनके बहुत पावरफुल पावरफुल लोगों के बारे में बताते हैं। यहाँ पे हमको मतलब एक दिया गया है पेरिय पूरनम के लिखे हुए चीज़ों से 12th सेंचुरी तमिल वर्क, जो कि हमको बताता है अबाउट द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। तो हमको भी दिमाग में आता है यार कि उस टाइम पे जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, चलो ये तो बात होगा भाई कि किंग लोग कैसे रहते हैं, उनके समंतास, उनके जो बड़े बड़े जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे वो कैसे रहते थे। लेकिन जो उस टाइम पे जो नॉर्मल लोग होते थे, जो कि पीजेंट्स रहते थे, जो कि नॉर्मल कोई भी आज आम आदमी होते थे, वो कैसे उस टाइम पे रहते थे, ठीक है। तो हमको इसके बारे में यहाँ पे ये भी बताया गया है। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदनूर वॉज अ स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलईज। तो यहाँ पे कोई याद रखना है कि ये भी एक वर्ड है कि पुलईज कौन थे, ठीक है। पुलईज एक्चुअली जो थे वो एक आउटकास्ट होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी जात के लोग होते थे उनके ब्राह्मण्स और विलालास के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक तरह से अनटचेबल होते थे उनके लिए भी ये लोग। तो कोई याद रखना है पुलयाज यानी कौन थे, क्योंकि ये जो है मतलब अदनूर के मतलब बाहरी एरिया में रहते थे। मतलब ये टाउन के अंदर नहीं लोग, टाउन के आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहर वाले एरिया में लोग रहते थे, ठीक है। और ये जो इनकी छोटी झोपड़ी में रहते थे, जिनकी झोपड़ी के ऊपर मतलब मान लो छोटा मोटा जो है मतलब लेदर का एक लेयर लगाते थे, और उस पर चिकन्स मतलब मुर्गी उर्गी लोग रखते थे, मतलब, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये लोग मतलब छोटे तरह से लोग रहते थे, ठीक है। और इनके जो है छोटे जो इनके डार्क कलर के, इनके डार्क स्किन टोन के जो इनके बच्चे जो थे वो रहते थे, ठीक है। जो कि ब्लैक मतलब काले लोहे का, लोग जो है हाथ में जो लोग आयरन पहनते थे, ठीक है। जो कि छोटे छोटे पपी के साथ खेलते थे, ठीक है। और शेड ऑफ माडुफुदू अर्जुना ट्रीज अ फीमेल लेबरर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन अ सीट ऑफ लेदर। मतलब एक मजदूर जो औरत थी वो अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए लेदर की एक छाल पे सुला के रखी थी, ठीक है। और वहाँ पे आसपास आम के पेड़ भी हुआ करते थे, जिसमें से मतलब ड्रम्स को जो है लटकाए जाते थे। और कोकोनट पाम्स के नीचे भी ड्रम लटकाते थे इन लिटल हॉलोज ऑन द ग्राउंड। टाइनी हेडेड बिचेस ले आफ्टर वेल्पिंग, ठीक है। द रेड क्रेस्टेड कॉक्स क्राउड बिफोर डॉन कॉलिंग द ब्रॉरी पुलेयर फॉर देयर डेज वर्क। तो ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा टिपिकल गांव तक का एरिया था। मतलब कि जो भी मुर्गे होते थे वो बांग देते थे सुबह सुबह कि जो भी पुलैयर जो थे उनको अपने काम पर निकलने का टाइम हो चुका, जल्दी उठो और काम पे निकलो अपने, ठीक है। और डे बाय डे अंडर द शेड ऑफ कंजी ट्री स्प्रेड ऑफ वॉइस ऑफ वेवी हेड पुलैयर वुमेन सिंगिंग एज दे वर हस्किंग पैडी। तो हल्का हल्का लोग गाना भी गुनाते थे आपस में अपने अपने जो भी उनके मतलब कम्युनिटी के जो उनके गाने थे तो वो गुनगुनाते थे, लोग काम करते थे। तो यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे लोग जो है नॉर्मली मैन और वुमेन जो है रहते थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक तरह से हमारा जो है चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। यहाँ हमको एक स्पेशल ग्लिम्स दिया, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, पर उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आई होप अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको कोई और स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा, बहुत जल्द से जल्द बनाऊँगा। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। बी रिमेंबर, स्टे स्ट्रॉन्ग। गुड बाय।